चैप्टर 1 में 4 पार्ट से पहला मैनेजमेंट को लेके था, दूसरा आपका साइंस आर्ट प्रोफेशन को लेके था, तीसरा आपका था लेवल्स को लेके टॉप मिडिल लोअर, और लास्ट आपका क्या था कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले याद कराओ मैनेजमेंट क्या था। मैनेजमेंट एक सेट ऑफ फंक्शंस, 5 फंक्शंस के नाम याद है। पहला फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शन को इस तरीके से लगाना कि काम आपके क्या हो, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली में काम क्या थे, एफिशिएंटली में काम क्या थे, कॉस्ट को लेके, और इफेक्टिवली में काम क्या थे, टाइम को लेके। आपका प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बने और प्रोडक्ट टाइम पे कस्टमर को मिले, ये जरूरी है। अगर ये आपने टाइम और कॉस्ट सही ढंग से नहीं दी तो आपका सारा का सारा प्रोडक्ट रह जाएगा। क्या मतलब है इसका, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से ज्यादा महंगा हुआ कोई नहीं खरीदेगा, और अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता तो है बट लोगों को टाइम पे नहीं मिला, उसकी जगह पे नहीं मिला, तो भी कोई नहीं खरीदेगा। तो मैनेजमेंट में जो 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको इस तरीके से लगाओ कि आपका काम कम कॉस्ट में हो और प्रोडक्ट टाइम पे बने और टाइम पे पहुंच जाए। ये बात समझ में आती है मैनेजमेंट की। डेफिनेशंस प्रॉपर होनी चाहिए एग्जाम में, नहीं तो नंबर जाएंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals efficiently and effectively। यहां तक कोई डाउट है? पढ़ो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में क्या लिखा हुआ है। देखो, इफेक्टिवनेस में टी साउंड कर रहा है, एफिशिएंट में सी साउंड कर रहा है। जहां पे टी साउंड कर रहा है वो किससे होगा, किससे लेना देना उसका, टाइम से लेके। और जिसमें सी साउंड कर रहा है वो किससे लेना देना है, इसीलिए एफिशिएंट एक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, दो वर्ड समझ में आ रहे हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट के ऊपर। ये किसके ऊपर, टाइम पे। और ये किसके ऊपर, टी आ रहा है तो क्या आएगा, टाइम, सी आ रहा है तो क्या आएगा, कॉस्ट। यहां पे क्या आएगा, टाइम से रिलेटेड, यहां क्या आएगा, कॉस्ट से रिलेटेड। इसका डिफरेंस जल्दी से पढ़ो। पहला डिफरेंस समझ में आता है, क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। ये बात समझ में आती है, सही काम करना, टाइम पे करना, सारा कुछ करना, किसमें आएगा, किसमें आएगा, इफेक्टिवनेस में। और एफिशिएंसी में क्या आएगा, सारे काम करना बट किसके ऊपर, मिनिमम कॉस्ट। इसमें आप पे काम खत्म होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, कम रिसोर्सेज में सामान ज्यादा बने, वेस्टेज ना हो, तो क्या हो, कम कॉस्ट में कम कॉस्ट में काम होना चाहिए। और लास्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट। आपको क्या कम करनी है इसमें, कॉस्ट कम करनी है। ये बात समझ में आती है। ये किससे रिलेट करता है, टाइम से। ये किससे रिलेट करता है, इसका लेना देना क्या है, काम टाइम पे खत्म होना चाहिए। और ये क्या है, रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करो कि आपके कम रिसोर्सेज में ज्यादा चीजें बन जाएं और कम कॉस्ट पे बने। ये बात समझ में आती है, कंप्लीट है जी। इसके बाद आपके आते हैं पहले फीचर्स। अब ये तो याद ही होगा, क्या था पहला फीचर, आपको 5 फंक्शन याद है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब आप प्लान करते हो तब आप डिसाइड करते हो कि कंपनी को क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मेन गोल अचीव करना है। तो प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, गोल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट में जो 5 फंक्शन हैं उसका प्लानिंग फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड करता है, गोल प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट कहां लगती है, घर हो, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, हर जगह क्या चाहिए, इसीलिए वर्ड क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। पहला पॉइंट क्या था, गोल ओरिएंटेड। दूसरा क्या था, ऑल प्रिवेसिव। इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या, कॉन्टिन्यूस में क्या लिखा हुआ है, आज मैनेजमेंट करी, कल भी करोगे, परसों भी करोगे, रोज करोगे। मैनेजमेंट कभी नहीं रुकती। मैनेजमेंट एक बार प्लानिंग शुरू हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, डायरेक्ट स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हुई, फिर प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी, फिर प्लानिंग होगी। प्लानिंग मैनेजमेंट कभी भी रुकती नहीं है, इसलिए पॉइंट क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। पहला पॉइंट समझ में आ गया। आपको क्या प्रोवाइड कराता है, गोल, हर जगह लगता है, बार बार लगता है। ग्रुप एक्टिविटी, अब कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, एक तो नहीं होता ना, परचेज भी है, प्रोडक्शन भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अकेला बंदा सबको चला लेगा, क्या अकेला बंदा सारे डिपार्टमेंट्स को चला लेगा? सारे डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए कितने लोग चाहिए, जितने डिपार्टमेंट उतने लोग। अकेला बंदा काम करेगा, बाकी सारे बैठे रहेंगे, कंपनी कभी कुछ नहीं अचीव कर सकती। इसलिए कौन सी एक्टिविटी है, सारे ग्रुप को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेगी। ये सारे पॉइंट समझ में आते हैं। इसके बाद आता मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 याद है, क्या थे, देखो ये लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ, क्या मतलब है इसका, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जब आप मैनेजमेंट लगाते हो तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो, कौन कौन से काम होने चाहिए। मैनेजमेंट आपको बताता है, प्लानिंग आपको बताता है कि कौन कौन से काम होने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ
इस काम को कौन सा बंदा करेगा उसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ। जिसको अकाउंट्स आती है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएगा, जिसको मार्केटिंग आती है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, जिसको प्रोडक्शन आती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। ये क्या बोलता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जिसको जैसा जैसा काम वैसी वैसी मैनेजमेंट, वैसा वैसा ही डिपार्टमेंट उसको दो। ये बात समझ में आती है। और लास्ट मैनेजमेंट ऑफ, जब वो बंदा उस काम को करना शुरू कर देगा और तरीके से करेगा तो वो क्या हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आपने काम ढूंढे वो क्या था मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आपने बंदा ढूंढा कि इस काम को वो करेगा, क्या था मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब वो बंदा उस काम को परफॉर्म करना शुरू कर देगा तरीके से उसको क्या बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा क्या है पीपल, तीसरा क्या है ऑपरेशंस। एक बार तीनों को रीड करो। पहले पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। ये बात समझ में आती है। जब वर्क ढूंढेंगे सही कौन सी कंपनी में कौन कौन से काम होंगे वो क्या होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आपको सही बंदे को सही टास्क देना वो कहता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और जब वो बंदा उस काम को परफॉर्म करेगा तो वो क्या बन जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो इसकी लास्ट इसमें लिखा हुआ है पहले मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस इज इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहां तक कहानी समझ में आती है। चलो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। पहला मैनेजमेंट आपको क्या देती है गोल। मैनेजमेंट हर जगह लगती है, मैनेजमेंट बार बार लगती है। मैनेजमेंट करना अकेले बंदे का काम नहीं है। मैनेजमेंट एक जगह नहीं है, 3 डायमेंशन है। कौन कौन से, वर्क पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट बदलती रहती है क्योंकि बार बार एनवायरनमेंट बदलेगा तो मैनेजमेंट भी, मौसम कभी सेम नहीं रहेगा, मौसम बदलेगा, मौसम बदलेगा तो आप क्या बदलोगे मैनेजमेंट भी बदलोगे। एक कंपनी का एनवायरनमेंट कभी भी सिमिलर नहीं रहता, वो टाइम के आने से हिसाब से बदलता है। और जब बदलेगा तो आपको क्या चेंज करनी पड़ेगी मैनेजमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी। और लास्ट मैनेजमेंट आप फील कर सकते हो, इसीलिए वर्ड क्या है इंटेंजिबल। टच नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं इंटेंजिबल, इसलिए क्या है इंटेंजिबल। सारे पॉइंट्स याद हो गए। चलो अब मुझे पॉइंट सुनाओ जल्दी करो। पहला क्या था देख के बोलो, पहला क्या था गोल ओरिएंटेड, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था मल्टी डायमेंशनल, चौथा क्या था कॉन्टिन्यूस, पांचवा क्या था ग्रुप एक्टिविटी, छठवां क्या था डायनेमिक, सातवां क्या था इंटेंजिबल। पहला गोल ओरिएंटेड, दूसरा ऑल परवेसिव, तीसरा मल्टी डायमेंशनल, चौथा ग्रुप कॉन्टिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, इंटेंजिबल। सारे याद हो गए। एक बार आराम से पहला पॉइंट बोलो क्या था, गोल ओरिएंटेड, दूसरा ऑल परवेसिव, तीसरा मल्टी डायमेंशनल, चौथा कॉन्टिन्यूस, पांचवा ग्रुप एक्टिविटी, छठवां और लास्ट इंटेंजिबल। ये सारे याद हो गए। अब कंपनी के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो कंपनी अपने बारे में सोचती है, जो कंपनी सोसाइटी के बारे में सोचती है और जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचती है। जब कंपनी अपने बारे में सोचते है उसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कंपनी सोसाइटी के बारे में सोचेगी तो सोशल ऑब्जेक्टिव। कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगी तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हो गए यहां तक। जब कंपनी अपने बारे में सोचेगी तो क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल। जब कंपनी सोसाइटी के बारे में सोचेगी तो क्या बोलेंगे, और जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगी, अब कंपनी अपने बारे में क्या सोचेगी, एक कंपनी है तो 10 खोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं, कंपनी 10 कंपनियां, एक कंपनी 10 कंपनी खोलेगी तो उसको क्या होंगे, जब ज्यादा प्रॉफिट है तो लंबे टाइम वो काम करेगी तो क्या वर्ड आएगा सर्वाइवल। पहला क्या है ग्रोथ, दूसरा क्या है प्रॉफिट, तीसरा क्या है सर्वाइवल। एक से ज्यादा कंपनीज बनाएंगे दैट इज ग्रोथ। मशीनरी बढ़ाएंगे, एसेट्स बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा ग्रोथ। पैसा कमाएंगे तो क्या होगा प्रॉफिट। लंबे टाइम मार्केट में काम करेंगे तो क्या होगा सर्वाइवल। सोसाइटी के लिए आप कुछ भी लिख देना, अच्छा प्रोडक्ट देंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, फेयर प्राइस पे देंगे, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे, कुछ मिलावट नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में 3 आएंगे। अपने एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम पे देंगे तो वर्ड क्या हुआ, अपने एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी देंगे तो वर्ड क्या हुआ फाइनेंशियल नीड। लोगों से पहचान दिलवाएंगे तो क्या होगा सोशल नीड। अपने एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से पहचान दिलवाएंगे तो क्या होगा सोशल नीड। उसकी ग्रोथ करेंगे तो क्या आएगा हायर लेवल नीड। सैलरी स्टेटस एंड ग्रोथ, सैलरी स्टेटस एंड टाइम पे सैलरी इज फाइनेंशियल नीड, स्टेटस देंगे तो सोशल नीड और ग्रोथ करेंगे तो हायर लेवल नीड। अब इसका लास्ट टॉपिक पार्ट 1 का इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट लगाते हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, अगर आप मैनेजमेंट लगाओगे तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके क्या क्या होंगे गोल्स अचीव होंगे। क्या अचीव होंगे, इसलिए पहला पॉइंट क्या मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जितने भी लोग अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उस एफर्ट्स की वजह से सारे जब काम मिलके एंड में गोल क्या करेंगे अचीव करेंगे। अगर सारी चीज मैनेजमेंट तरीके से होगी तो प्रोडक्ट बनेगा सस्ता, क्या बनेगा
जब सस्ता बनेगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे? एफिशिएंसी। अभी पढ़ा था ना इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे, चीजें खराब नहीं होंगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कम कॉस्ट पे बनेगा, सस्ता बनेगा, प्रॉफिट देके जाएगा। दो बातें समझ में आ गई? हाँ या ना? जब भी आप मैनेजमेंट लगाते हो, कंपनी में चेंज आता है। जब कंपनी में चेंज आता है तो 10 लोग अपोज करते हैं कि भाई हमें ये चेंज नहीं पसंद, हम क्यों। टाइपराइटर वाले कभी भी नहीं बोलेंगे मुझे कंप्यूटर यूज करना है, बोलेंगे ना? जिसको टाइपराइटर की आदत है, जो अपने में वो स्पेशलाइज हो चुका है टाइपराइटर चला चला के, अब अचानक से पूरी कंपनी में एकदम से कंप्यूटर्स आ जाए, तो ये टाइपराइटर वाले कभी भी नहीं मानेंगे भी कंप्यूटर लेके आओ। क्यों? क्योंकि उनको क्या चलाना आता है। ये बात समझ में आ गई? ऐसे टाइम पे मैनेजमेंट हेल्प करती है। मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है कि उनको क्या सिखाएंगे? कंप्यूटर सिखाएंगे। उस चेंज को अडाप्ट करने में लोगों की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। मैनेजमेंट हेल्प करती है कि जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं, उस लोगों को अडाप्ट करवाने में। इसके ऊपर एक पॉइंट बना हुआ देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द, नहीं ये नहीं है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाता है और उसको अडाप्ट कराता है, इसलिए क्या वर्ड है? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये बात समझ में आती है? यहां तक कोई डाउट है? ये दो पॉइंट सेम है। आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे, आपके सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे। आपने पीछे 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। पहला कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरा कौन सा था? सोशल। और तीसरा कौन सा था? पर्सनल। इसमें अगर वो मैनेजमेंट लगाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा। इसी के दो इंपॉर्टेंस बनी हुई है, चेक कर लो। अब पढ़ो पांचों। पहला, ग्रुप गोल्स अचीव होंगे। दूसरा, प्रोडक्ट एफिशिएंट बनेगा। तीसरा, आपकी डायनामिक चेंजेस आएंगे तो वो अडाप्ट कर लेंगे। सोशल भी पूरे होंगे, पर्सनल भी पूरे होंगे। यहां तक कहानी समझ में आती है? यहां तक कहानी क्लियर है? अब इसके बाद आपकी आती है 1.3। 1.3 में क्या आता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला पार्ट आपका था मैनेजमेंट को लेके, दूसरा पार्ट आपका था साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन को लेके, तीसरा आपका पार्ट है लेवल्स को लेके, चौथा आपका पार्ट है कोऑर्डिनेशन को लेके। पहले मैं आपको लेवल्स करा रहा हूं। लेवल्स में आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैनेजरियल लेवल कौन सा होता है और नॉन मैनेजरियल लेवल कौन सा होता है। मैनेजरियल लेवल कौन सा होता है? टॉप, मिडिल, लोअर। इनमें मैनेजरियल लेवल कौन सा है? ये तीनों लेवल्स के हैं मैनेजरियल लेवल। इसके नीचे आते हैं वर्कर्स। कौन आते हैं? ये कौन होते हैं? नॉन मैनेजरियल। अच्छा, यहां पे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन से होते हैं? लोअर लेवल वाले क्या होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। पहला मैनेजर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये बात याद रहेगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। केस स्टडी अगर आएगी तो आपको यही पूछा जाएगा कि ये टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, लोअर लेवल पे है। इसको ध्यान से पढ़ो कि टॉप लेवल पे कौन कौन है, मिडिल लेवल पे कौन कौन है, लोअर लेवल पे कौन कौन है। टॉप लेवल पे सबसे पहले कौन है? बीओडीज, चेयरमैन। अब जनरल मैनेजर में लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैनेजर है तो मिडिल पे होगा। नहीं, जनरल मैनेजर कहां होगा? टॉप पे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ सारे कहां पे होंगे? टॉप पे। ये पढ़ो जरा। यहां पे सारे के सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होंगे। परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल्स का, मार्केटिंग का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंट हेड्स, ये सारे के सारे कहां होंगे? मिडिल लेवल पे होंगे। और लोअर लेवल पे कौन होगा? सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये सारे याद कर लो पहले, एक बार देख लो, जल्दी करो। आपको केस स्टडी में हेल्प करेंगे। पढ़ लिया? टॉप पे कौन है, मिडिल पे कौन है, लोअर पे कौन है? टॉप पे सारे मालिक लोग बैठे हैं, यहाँ पे सारे मैनेजर्स लोग बैठे हैं, ये सारे सुपरवाइजर्स बैठे हैं, जो किस पे नजर रखेंगे? प्लेटफॉर्म एरिया वालों पे नजर रखेंगे। जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे नजर रखेंगे। अब इस पार्ट में तीनों की क्या लिखी हुई है ड्यूटीज, तीनों का क्या क्या काम है। अब ध्यान दो, पहले एक बार ये भी पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो अब आ जाओ, इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। अच्छा, आपको बड़ा मैं बेसिकली सिंपल तरीके से याद कराता हूं। मालिक बंदे का क्या काम होगा? मालिक बंदे का काम है पॉलिसीज बनाना। मालिक बंदे का काम है कि कुछ भी होगा जिम्मेवार वो है। मालिक बंदे का काम है रूल्स बनाना। मालिक बंदे का काम है पॉलिसीज बनाना। मालिक बंदे का काम है हर चीज का। अब इसका पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। जितने भी एफर्ट्स लोग कर रहे हैं, सारी चीजों को इंटीग्रेट करने का काम कौन करेगा? मालिक करेगा। टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कंपनी बंद होगी तो जिम्मेवार है, चलेगी तो जिम्मेवार है, लंबे टाइम तक काम करेगी तो जिम्मेवार है। उसके एनवायरमेंट के अंदर सारी जो भी चीजें आ जाती हैं, रूल्स पॉलिसीज, सारी चीजों का कौन जिम्मेवार होगा? मालिक होगा। गोल्स को बनाना भी किसकी जिम्मेवारी होगी? मालिक की होगी। वो सारी एक्टिविटीज जो भी इंपैक्ट करेंगे सोसाइटीज के लिए, वो भी क्या होगा? जिम्मेवार होगा। इसका काम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है और लंबे टाइम तक की कमिटमेंट चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन में। पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
पहला पॉइंट क्या कहता है, जितने भी काम होंगे सबको इंटीग्रेट करने का काम कौन करेगा, मालिक करेगा। वेलफेयर सर्वाइवल का भी कौन होगा, मालिक होगा। एनवायरमेंट अंदर जो भी चल रहा है कंपनी के लिए जिम्मेवार कौन होगा, मालिक होगा। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना उसका काम है। और बिजनेस के इंपैक्ट सोसाइटी में जो भी पढ़ रहे होंगे सारी जिम्मेवारी किसकी होंगी, मालिक की होंगी। पढ़ो, पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सारी एक्टिविटीज को कौन इंटीग्रेट करेगा, मालिक करेगा। दूसरा पॉइंट, टॉप लेवल का मेन काम होगा बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना, उसके वेलफेयर का काम किसका होगा, मालिक का होगा। पहला समझ आ गया। दूसरा आ गया, पहला बोलो क्या था, सारे कामों को इंटीग्रेट करेगा, जोड़ के गोल अचीव करेगा। दूसरा क्या है, वेलफेयर, लंबे टाइम तक बिजनेस चले, बंद हो, जिम्मेवारी किसकी, मालिक की। सारे एनवायरमेंट अंदर जो भी चल रहा है उसकी सारी इंप्लीकेशन इंपैक्ट किसके, मालिक के होंगे। गोल सेट करना, स्ट्रेटेजीज बनाना किसका काम होगा, मालिक का होगा। और बिजनेस का कोई भी इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे तो किसका होगा, मालिक का होगा। यहां तक बात समझ में आती है। पहला पॉइंट, पहला इंटीग्रेट। दूसरा पॉइंट आवाज नहीं आ रही, वेलफेयर सर्वाइवल मालिक देखेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट अंदर का मालिक देखेगा, गोल स्ट्रेटजीज मालिक देखेगा, और उसके बाद उसका कोई भी इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा तो मालिक। यहां तक समझ आता है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन भूल जाते हो, अगर टॉप लेवल नहीं याद आता, आप वर्ड याद कर लो, पुराने बुक में थे। डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज डिटरमाइन कौन करेगा, मालिक। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव कौन करेगा, मालिक। बजट अप्रूव कौन करेगा, मालिक। वर्क इन प्रोग्रेस कौन देखेगा, मालिक। रिसोर्सेज असेंबल कौन करेगा, मालिक। मशीनरी कौन खरीदेगा, मालिक। ये सारी चीजें लिखाना। पॉलिसीज, रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वर्क इन प्रोग्रेस, असेंबलिंग रिसोर्सेज, मशीनरीज, अप्रूविंग बजट्स, मालिक करेगा। ये बात समझ में आती है। यहां तक हो जाएगा याद। इसके बाद आता है मिडिल लेवल। अच्छा ये पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। मिडिल लेवल इज अ लिंक बिटवीन टॉप और लोअर के बीच में कौन बैठा है, मिडिल बैठा है। दे आर सुबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर, मिडिल वाले टॉप के सुबॉर्डिनेट्स हैं, और फर्स्ट लाइन वालों के लिए सुपीरियर है। फर्स्ट लाइन कौन था, लोअर लेवल वाले के लिए ये बड़े हैं और ऊपर वाले के लिए छोटे हैं, मतलब ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला सबॉर्डिनेट। मिडिल लेवल टॉप के लिए क्या है, सबॉर्डिनेट, और मिडिल लेवल लोअर के लिए क्या है, सुपीरियर। ये बात समझ में आती है। अब इन्होंने क्या करना होता है, अच्छा ये बड़ा सिंपल था, सुन लो, बड़ा सिंपल था, सुन लो। इसने क्या करना है, मिडल वाले ने टॉप वाले की सुननी है और लोअर को बताना है। क्या करना है मैम, 2 मिनट प्लीज। मिडिल वाले ने क्या करना है, टॉप वाले से पॉलिसी सुननी है और किसको बताना है, लोअर को बताना है। किसको बताना है, देखो टॉप लेवल वाले ने कोई ना कोई रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई होंगी, टॉप वाले ने रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई होंगी, मिडिल वाला उसको सुनेगा, किसको बताएगा, लोअर को बताएगा। ये बात समझ में आती है। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक समझ आया। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर इंटरप्रेट द पॉलिसीज। जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई थी उसको इंटरप्रेट किसको करना है, लोअर लेवल को। ये पहला समझ में आता है। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अब बाकी आगे वाले पॉइंट सिंपल हैं। लोगों को रखना, उनके इंटरव्यूज लेने, उनको जॉब्स देनी, इनका काम। उनको मोटिवेट करना, इनका काम। उनको कोऑर्डिनेट करना, इनका काम। कोऑपरेट करना, इनका काम। देखो मिडिल लेवल वाला एक डिपार्टमेंट खोल के बैठा है, वो होता है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट कौन सा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये वो काम है जो बंदों को क्या करता है, रखता है, अपॉइंट करता है, रिक्रूटमेंट करता है, स्टाफिंग करता है। इनका काम है लोगों को रखना, लोगों को रखने के बाद उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना, उनमें कोऑपरेशन बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, सारा काम किसका है, मिडिल लेवल वाले का। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉलिसीज को बताना जो टॉप ने बनाई है, नेसेसरी पर्सोनल्स को लेके आना, उनको ड्यूटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उनको मोटिवेट करना, ये सारा काम किसका है, मिडिल लेवल का। और लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, आते हैं समझ, सारे पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट, ऊपर वाले की सुन के नीचे वाले को बताना, इंटरप्रेट पॉलिसीज, नेसेसरी पर्सोनल्स को लेके आना, उनको मोटिवेट करना, उनको कोऑपरेट करना, उनको गाइड करना, डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाना, सारा काम किसका है, मिडिल लेवल वाले का। ये कहानी समझ में आती है। यहां तो कोई डाउट है, पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया, क्या कहता है पहला पॉइंट, ऊपर वाले से सुन के नीचे वाले को बताना, लोगों को लेके आना, नए नए लोगों को
रिक्रूटमेंट देना, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, उनको मोटिवेट करना, कॉपरेशन बनाना डिपार्टमेंट्स के अंदर। टॉप लेवल वाले का क्या काम था? सारे कामों को इंटीग्रेट करना, पॉलिसीज बनाना, वेलफेयर देखना, सोसाइटी देखना, वेलफेयर देखना, सर्वाइवल देखना, वर्क इन प्रोग्रेस देखना, सारा कुछ देखना। उसने सारे रूल्स एंड पॉलिसीज बना के किसको बता दिए? मिडिल को। मिडिल वाला किसको बताएगा? लोअर को। इसलिए पहला पॉइंट क्या था? इंटरप्रेट पॉलिसीज। ये लोगों को स्टाफिंग करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा, लोगों को रखेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। सारे पॉइंट यही है। ये पॉइंट याद हो गए? आ जाओ जी थर्ड। तीसरा लेवल कौन सा था? अच्छा ये भी सिंपल था, सुन लो। ये पॉइंट्स ऐसे ही याद कर लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजरी रोल, लोअर लेवल, जो किस पे ध्यान देता है? जो किस पे ध्यान देता है? किस पे ध्यान देता है? वर्कर्स पे। सबसे ऊपर था टॉप, नीचे था मिडिल, फिर था लोअर, फिर थे वर्कर्स। तो लोअर का रिश्ता किससे होगा? वर्कर से। अब वर्कर्स के लिए 4 पॉइंट मेरे वाले याद कर लो, कुछ नहीं जरूरत की ऐसे बुक में पढ़ने की। जितने भी कंफ्लिक्ट्स होंगे उनको सुलह कौन कराएगा? लोअर लेवल। अच्छा एनवायरनमेंट वर्कर्स को कौन देगा? लोअर लेवल। फीडबैक कौन लेगा वर्कर से? लोअर लेवल। अगर उनको कुछ चेंजेस कराने हैं तो कौन करेगा? लोअर लेवल। आप इसमें से पढ़ लो, कोई भी 3-4 समझ में आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? वो इंटरैक्ट करेगा एक्चुअल वर्कफोर्स से। दूसरा क्या है? वो सारे एफर्ट्स को देखेगा, जो भी लोग काम कर रहे हैं, थ्रू देयर एफर्ट्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ध्यान देगा उस चीज पे, उनकी सेफ्टी का ध्यान देगा कि कोई भी किसी को लग ना जाए। बस ये 4 पॉइंट्स है। आप लिख सकते हो, कोई कंफ्लिक्ट है तो वो सुलझाएगा, रिलेशन क्रिएट करेगा किसके साथ? वर्कर्स के साथ। उनसे फीडबैक लेगा, अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसको दूर करेगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट पार्ट है 1.4, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। अब याद है आपको कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का मैंने मीनिंग बताया था, क्या था कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन? कोऑर्डिनेशन का बड़ा सिंपल सा एक मतलब समझाता, वो क्या होता है? डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने का मतलब क्या है कि एक मालिक ने अपने परचेज डिपार्टमेंट को बता दिया कि भाई तूने 9 बजे 9 तारीख को इतना सामान परचेज करके देना है। उसको दे दिया टाइम भी, 9 तारीख तेरी है, इतने बजे तूने इस दिन को तूने सामान परचेज करके देना है। प्रोडक्शन वाले को टाइम दे दिया कि भाई अगले 5 दिन में तूने इतने प्रोडक्ट बना के देने। सेल्स वाले को टाइम दे दिया कि इतने दिन में तुमने इतनी सेल्स करने की कोशिश करनी है। मार्केटिंग वाले को बता दिया कि इतने दिन में तूने यहाँ पे बैनर्स लगाने, ये सब करना है। और फाइनेंस वाले को भी सब कुछ बता दिया कि इस डेट को तेरा ये सारा कुछ करना है, अकाउंट चेक होगा। सबको सबके दिन टाइम बता दिया। अब जब सारी चीजों के टाइम पे चलेंगी तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। जब सारे काम तालमेल में चलेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है फिर? आपको डायरेक्शन तो दे दी, आपको बता तो दिया 9 तारीख को काम करना है, आपको बता तो दिया कि इस दिन को इस टाइम पे आपने सारा कुछ परचेज करके देना है, बट आपने वो काम उस दिन नहीं किया। दैट मींस आपने क्या नहीं दिखाई? विलिंगनेस नहीं दिखाई। क्या नहीं दिखाई? कोऑपरेशन नहीं दिखाई। अगर आपने काम कर दिया तो कोऑर्डिनेशन भी है, कोऑपरेशन भी है। काम दे दिया आपने करा नहीं, कोऑर्डिनेशन तो है बट कोऑपरेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों साथ साथ चलती है, नहीं होगी तो दोनों में कुछ ना कुछ बिगड़ेगा बिगड़ेगा। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, स्कूल टीचर जब सुबह पहुंचती हैं तो सबको उनका टाइम टेबल मिल जाता है, इतने बजे इसका क्लास है, इतने बजे इसको इधर पढ़ाने जाना है, इसको इतने पढ़ाने जाना है। पहला लेक्चर तेरा, दूसरा लेक्चर मैम का, तीसरे वाले ये वाले मैम का, चौथे वाले ये वाले सर का। सबको पता है कि ये टाइम पे इन्होंने जाके काम करना है। क्या मिल गई? डायरेक्शन। अब वो उसी टाइम पे जाके सारे अपने लेक्चर्स लेंगे तो पूरा दिन किसमें निकलेगा? कोऑर्डिनेशन में। अगर वो उस टाइम पे लेक्चर्स नहीं लेंगे तो दैट मींस कोऑर्डिनेशन है बट कोऑपरेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझ में आता तो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। मैनेजर सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? सेट करता है। किस चीज के लिए सेट करता है? कि वो अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को क्या कर सके? अचीव कर सके। यहां तक कहानी समझ में आती है? कोऑर्डिनेशन मींस डायरेक्शंस। कोऑर्डिनेशन मींस डायरेक्शन देना। कोऑपरेशन मींस विलिंगनेस दिखाना, काम करने की इच्छा दिखाना। आपने टाइम दे दिया, कोऑर्डिनेशन तो है बट उसने काम किया नहीं, कोऑपरेशन नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले इसके फीचर्स। सबको सबके काम मिल गए, सारे अपने अपने काम करेंगे, मालिक सारे कामों को जोड़ेगा और क्या अचीव करेगा? गोल अचीव करेगा। ए डिपार्टमेंट अपना काम परफॉर्म करके बी को हैंडओवर करेगा, बी वाला सी को हैंडओवर करेगा, सी वाला डी को हैंडओवर करेगा, ई वाला डी वाला ई को हैंडओवर करेगा। जब सारे काम हो जाएंगे, उन सारे कामों को हम क्या करेंगे? जोड़ के क्या अचीव करेंगे? गोल अचीव करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन सारे कामों को क्या करता है? जोड़ता है। पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। पहली कहानी समझ में आ गई?
एक बंदे का काम खत्म होगा, दूसरे का शुरू होगा, दूसरे का, अब आपका पहला लेक्चर खत्म होता है, दूसरी टीचर आती है, दूसरा खत्म होता है, तीसरी टीचर आती है, तीसरा खत्म होता है, चौथी टीचर आती है। सारों के कामों में क्या रहती है? यूनिटी रहती है। यूनिटी मींस एक का काम परफॉर्म हुआ, दूसरा शुरू, दूसरे का परफॉर्म, तीसरा, तीसरा फिर चौथा, इन सारे कामों में क्या रहती है? यूनिटी रहती है। देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ, एक का एक्शन खत्म, दूसरे का शुरू, दूसरे का खत्म, तीसरे का शुरू, तो कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यहां तक समझ में आता है? दो समझ में आते हैं? तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरा, अच्छा ये तो समझ में आता है ना, ये वाला, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन कहां लगाओगे? डायरेक्शन कहां दोगे? टॉप लेवल वाले को भी दोगे, मिडिल वाले को भी दोगे, लोअर वाले को भी दोगे। हर जगह कोऑर्डिनेशन होती है, हर जगह काम होता है ढंग से। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल वाला ढंग से काम कर रहा है, मिडिल वाला कर नहीं रहा, लोअर वाला कर नहीं रहा। कोऑर्डिनेशन कहां लगेगी? टॉप पे भी लगेगी, लोअर पे भी लगेगी और मिडिल पे भी लगेगी। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन आज भी लगेगी, कल भी लगेगी, परसों भी लगेगी। आपके टीचर्स रोज उनको टाइम टेबल मिलता है, आज भी टाइम टेबल मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, तो कोऑर्डिनेशन कब चलेगी? डेली चलेगी। इसलिए पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस एक्शन। यहां तक समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या था? इंटीग्रेट, सारे कामों को जोड़ता है, सबके एक्शन में यूनिटी रहेगी, कोऑर्डिनेशन बार बार चलेगी, कोऑर्डिनेशन हर जगह लगेगी, कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन डेवलप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, अपने आप कोऑर्डिनेशन कभी नहीं बनती। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके स्कूल के टीचर्स को खुद बोल दो सवेरे आके, 5 टीचर्स है ना, पांचों को बोल दो कि अपना आके खुद का टाइम टेबल बना ले। सुबह आएंगे, रोज लड़ेंगे, जिसकी चोट होगी पहला लेक्चर मेरा, मैं कर जाना है, मैं पार्टी से जाना है, मैं घर जाना है, तो मैं आज पहला लेक्चर लूंगी, कल को दूसरा लेक्चर लूंगी। ये क्या होंगी? रोज लड़ाइयां होंगी। तो कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल की मैनेजमेंट बनाती है। वो अपने आप कभी नहीं बन सकती, बनानी पड़ती है। इसलिए बनानी पड़ती है जो चीज, उसको क्या बोलते हैं? डेलिब्रेट फंक्शन। और ये कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं लगाएंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैन। अब देखो, सारे कामों को जोड़ता है, पहला पॉइंट क्या था? इंटीग्रेट। सबके कामों में यूनिटी है तो क्या है? कोऑर्डिनेशन डेली बेसिस पे चलेगी तो कोऑर्डिनेशन डेली बेसिस पे चलेगी तो कॉन्टिन्यूस एक्शन। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे लगेगी तो ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली बनानी पड़ती है, इसलिए इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। यहां तक समझ आता है? सारे पॉइंट याद हो गए? पहला पॉइंट बोलो क्या था? कोऑर्डिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑल परवेसिव, डेलिबरेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है? और लास्ट में बच गई आपकी इंपॉर्टेंस। इसका मीनिंग पढ़ लो। अच्छा, कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्शंस हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जितनी ज्यादा कंपनी बड़ी होती जाएगी उतनी डायरेक्शंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतनी कोऑर्डिनेशन कम चाहिए। कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है सबको क्या करने में? कोऑर्डिनेट करने में, मैनेज करने में। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन आपको फायदा देगी, नहीं तो अगले दिन लड़ेंगे, भाग जाएंगे सारे। स्पेशलाइजेशन क्या था? इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। जो टीचर बहुत पुराने टाइम से काम कर रही है आपके स्कूल में, जिसको लगता है कि भाई मैं इतने सालों से हूं तो मैं अपने काम में स्पेशलाइज हूं, वो बाकी जो जूनियर टीचर्स आते हैं ना उनको कुछ नहीं समझते, उनके सामने चोड़ करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, और बच्चों के सामने भी ये चोड़ करते हैं। ये तंग करना तब बंद होगा जब आपकी स्कूल मैनेजमेंट क्या करेगी? कोऑर्डिनेशन करेगी। उसको पहले बोल दो भाई आपकी ये डायरेक्शन है, ये काम करके आपने चले जाना, ज्यादा फालतू बहस नहीं करनी, बकवास नहीं करनी। जो लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं बाद में वो क्या करते हैं? लोगों पे क्या करते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लोगों को तंग करते हैं, रोब झाड़ते हैं। तो रोब झाड़ना तब बंद करेंगे जब आपकी मैनेजमेंट उनको क्या देगी? प्रॉपर्ली डायरेक्शंस देगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देगी। अब जितने फंक्शंस हैं सबके फंक्शंस क्या हैं? अलग अलग। हर बंदे को चाहिए कि मेरा फंक्शन अचीव हो जाए, मेरा गोल अचीव हो जाए, बट एक गोल अचीव होने से कभी कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी, सबको अपने अपने गोल अचीव कराने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इसमें हेल्प करती है कि सारे फंक्शंस को इकट्ठे लेके चलना। इसलिए फंक्शंस अलग अलग हैं बट सबको इकट्ठे चलना पड़ेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है सबको इकट्ठे लेके चलने में। इसका पहला पॉइंट, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतनी कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगी, स्पेशलाइज लोगों को टिका के रखेगी। और तीसरा, सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, इनको साथ लेके चलेगी। इसलिए पॉइंट क्या? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यहां तक समझ में आता है?